विनोद रात के 11 बजे जयपुर बस स्टॉप पे पहुंचा। आजमगढ़ जाने वाली बस के बारे में पूछा तो पता लगा कि बस 11:30 बजे निकलेगी और रात के करीब 1 बजे आजमगढ़ पहुंचा देगी। विनोद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से आजमगढ़ पंचायत ऑफिस जाना था। वो बस अभी बस में बैठा ही था कि बस में 2-4 ही सवारियां बैठी थी। 11:30 बजे बस निकली। कंडक्टर से टिकट लेते समय विनोद ने पूछा, भैया जी रात को बस स्टॉप से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी क्या? मेरी बात मानो तो आजमगढ़ मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना, वहाँ किसी होटल में रुक जाना और सुबह आजमगढ़ चले जाना। विनोद को कंडक्टर की बात समझ में नहीं आई। वो वापस बोला, नहीं भाई मुझे तो आजमगढ़ ही जाना है, काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी, काफी सवारियां बैठ गई थी। रात के करीब 3 बजे आजमगढ़ बस स्टॉप पर पहुंच गई। विनोद बस से उतर रहा था, तभी कुछ सवारियों ने उसे मना किया, लेकिन विनोद नहीं माना और बस स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा था। अंदर गया तो टिकट काउंटर भी बिल्कुल खाली पड़ा था। विनोद वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। लगता है यहाँ कोई नहीं है, रात यही टिकट काउंटर पर बिता लेता हूँ, सुबह होते ही गाँव चला जाऊँगा। वो टिकट काउंटर के गेट पे पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। विनोद हार कर उसी बेंच पर आके बैठ जाता है। कुछ दूर पर एक दुकान दिखाई दे रही थी। विनोद वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। दुकान के पास ही एक बेंच पड़ी थी। विनोद उधरी अपना बैग रखकर बैठ जाता है। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगती है। वो दुकान के पास से देखता है तो एक औरत साड़ी ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए हुए गाँव की ओर जा रही थी। अरे बहन जी रुको, क्या तुम गाँव जा रही हो? वो औरत रुकी नहीं और सीधा चलती जा रही थी। विनोद भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ी औरत थी जिसकी चेहरों की ज्वेलरी लटक चुकी थी। विनोद को देखकर रुक गई। क्या हुआ, मेरा रास्ता क्यों रोका? बहन मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। इस समय गांव जाना सही नहीं है, यहीं सो जाओ, सुबह उठकर चले जाना। लेकिन तुम भी तो जा रही हो ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। तुम सारे लोग किसी की बात कहाँ मानते हो। ठीक है चलो। दोनों खेत के रास्ते से होकर गांव की ओर चल देते हैं। भूत प्रेतों में विश्वास रखते हो? नहीं, भूत प्रेत तो कुछ नहीं होते हैं। बीड़ी पीते हो? नहीं नहीं, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। मैं बीड़ी जलाकर देती हूँ, इसे हाथ में पकड़ के चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। विनोद को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने उस औरत की बात मानने में ही भलाई समझी और जलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। पीछे से कोई भी आवाज दे, पलट के मत देखना, चाहे वो कोई भी हो। विनोद उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। बहन लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। तुम मुझे भी मरवाओगे, ये सब एक छलावा है। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, पीछे मुड़कर देखना मत। कुछ देर इसी तरह लगातार चलने पर एक कुआं दिखाई दिया। बहन यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगी है। नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अगर रुक गए तो सुबह गांव वालों को हमारी लाश मिलेगी। चुपचाप चलते रहो। विनोद चुपचाप उस औरत के पीछे चलता जा रहा था। अचानक विनोद के पैर में जैसे किसी ने जकड़ लिया है। पैर वो उठा ही नहीं पा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। जोर से चीखते हुए कहा, बहन अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, कुछ देर बैठ जाते हैं। लगता है तुम्हारी बीड़ी की आग खत्म हो गई है। विनोद ने देखा तो वाकई उसकी बीड़ी की आग खत्म हो चुकी थी। तुम्हें किसी साये ने लगता पकड़ लिया है। मैं अपना हाथ देती हूँ, उसे पकड़ के मेरे साथ चलो। पीछे मुड़कर मैं देख नहीं सकती। विनोद उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। वो औरत उसे लगभग घसीटते हुए लेके जाने लगती है। कुछ दूर इसी कस्म में चलते हुए विनोद के पैर हल्के हो जाते हैं। बहन अब ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है, तुम अभी अभी मौत के मुंह से बच के आ रहे हो। मेरे हाथ में आग थी जिसने तुम्हें बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। सुबह होने ही वाली थी।
वो औरत विनोद को अपने घर ले गई। उसके घर में उसका पति था। तुमको कितनी बार कहा है रात के समय घर मत आया करो। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। ये शहरी बाबू डर रहे थे, इन्हें भूत ने पकड़ लिया था, इन्हें भी छुड़ा के ले आई हूँ। आप बैठो, इनके लिए जरा चाय बना के ले आना। विनोद रात की घटना से बहुत डर चुका था। क्या गांव के लोग रात में कहीं नहीं जाते? नहीं, गांव के बाहर भूतों का पहरा है, जो भी गया वापस नहीं आया। आप कहाँ से आए हो? मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती हूँ। वो भी आपकी तरह रात में इस रास्ते से गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। विनोद पंचायत घर गया और अपना काम निपटा कर वापस जाने लगा तो वो पहले उस औरत के घर पर गया। बहन, मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, एक वादा करो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, इस गांव में वापस मत आना। लेकिन अब ये सवाल है कि तुम जाओगे कैसे? क्यों, दिन में नहीं जा सकते हैं क्या? अब तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया था। वे तुम्हारा पीछा अब नहीं छोड़ेंगी। यहाँ नहीं तो तुम्हारे घर पहुँच जाएंगी। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इस गांव में ही बस जाओ। विनोद बहुत डर जाता है। गांव के पीछे वाले पुराने मकान में रहने लगता है। उसे रहते हुए कई महीने हो जाते हैं। गांव के लोग बाहर से आने वाले शहरी को पूरा ध्यान रखते थे। उनका खाना पीना, रहना, यहाँ तक रहने की जगह भी दिया करते थे। इधर विनोद के घर पर उसकी पत्नी और एक बेटा था। वो दोनों ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाते तो कभी उसके कंपनी, लेकिन विनोद का कोई पता नहीं लगा। कुछ दिन में उसे मृत्यु घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को सरकार द्वारा पेंशन देना शुरू कर दिया। इसी तरह 6 साल बीत गए। एक दिन गांव वाले बाहर निकलकर नाच रहे थे, तभी विनोद बाहर निकला। गांव वालों ने उसे अपनी खुशी का कारण बताया। बेटा, आज से 12 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था। उसे गांव वालों ने मार मार के भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गांव में बांध दिया। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता। अब जाकर गांव में एक साधु बाबा आए हैं। कल वो पूजा करेंगे, फिर इस गांव में सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और तुम भी अपने घर जा सकोगे। अगले दिन साधु और उनके शिष्य गांव के बीच में हवन करते हैं। हवन के समय कई आत्माओं की आवाज गांव वालों को सुनाई देती है। हवन समाप्त होते होते सब शांत हो गया। गांव अब श्राप से मुक्त हो चुका था। विनोद भी, साधु बाबा और अन्य लोग गांव से बाहर आ गए और सब लोग अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर विनोद ने चैन की सांस ली। फिर उसने तय किया कि वो आइंदा ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।